तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जी दिव्या की हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर वृत्त। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कल। तो इस क्लास में हम लोग वृत्त से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको समझेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वृत्त की परिभाषा से। वृत्त की परिभाषा क्या होती है, यहाँ पे दे रखी है। वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है, यानी कि सेट होता है, जो समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से दी हुई नियत दूरी पर होते हैं। मान लीजिए ये कई सारे बिंदुओं से मिलकर एक वृत्त बन रहा है। मान लीजिए जो बिंदु मैं दूर दूर दिखा रहा हूँ, ये बिंदु कई सारे मान लीजिए पास पास मिलकर और एक क्या बोल रहा है, स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु क्या हो गया इस कंडीशन में, ये ओ वाला, ठीक है, ये वाला बिंदु ओ स्थिर हो गया। तो इससे हर एक बिंदु की दूरी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन जो ये कह रहा है। वृत्त तो हम लोग सभी जानते हैं, वैसे ये सिर्फ परिभाषा से हम लोगों ने इसको समझ लिया। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो यहाँ पे बिंदु ओ है, ये इस वृत्त का केंद्र है, और इस केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी कि इस बिंदु ओ से और ये वृत्त की जो, इसको पूरे को परिधि बोलते हैं, ये वाली जो पूरी होती है वृत्त की, इसको परिधि बोलते हैं। तो इस केंद्र से इस परिधि तक की दूरी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। इसमें जो ओ होता है वो केंद्र होता है, और जो हम लोग जो बिंदु स्थिर बिंदु होता है, यानी कि इसके केंद्र से और इसके परिधि तक की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। इसको त्रिज्या को आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और जो वृत्त होता है, वृत्त को हम लोग कैसे लिखेंगे, सी ब्रैकेट में ओ आर, यानी कि सी मतलब सर्कल हो गया, ओ इसका केंद्र हो गया और आर इसकी त्रिज्या होगी, इससे प्रकट किया जाता है, ठीक है। वृत्त की परिभाषा एक बिंदुपथ के रूप में भी दी जा सकती है। बिंदुपथ के रूप में कैसे दी जा सकती है, वो यहाँ पे दे रखी है कि यदि एक समतल में कोई बिंदु इस तरह गमन होता है कि समतल में दिए गए एक बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत रहती है, तो इस बिंदु के पथ को वृत्त कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बिंदु है और ऐसे एक गोल गोल इसको घुमाएंगे तो एक सर्कल ही तो बनेगा। मान लीजिए हाथ में एक रस्सी बांध कर उसमें कंकड़ बांध लें और उसको जब गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है, तो वो गतिमान होगा। तो इस बिंदु से और इस जो पाथ बनेगा उसकी दूरी समान होगी, ठीक है, तो उसको त्रिज्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बिंदु के पथ को वृत्त कहते हैं, यानी कि जो गोल गोल घूमेगा उसी पथ को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। समुच्चय संकेतन में वृत्त को इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि समुच्चय के संदर्भ में इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, सी, ये ओ आर तो हो ही गया, इसको समुच्चय में कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स, ये डबल डॉट का सिंबल है, ओ एक्स बराबर आर। तो इसको हम लोग बेसिकली कैसे पढ़ते हैं, एक्स इस प्रकार है कि ओ एक्स बराबर आर है। इसको हम लोग समझने के लिए इस वाले डायग्राम को देखेंगे, ये वाला। इसमें ये एक्स यहाँ पे दे रखा है, परिधि पर, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है। तो एक्स इस प्रकार है कि ओ एक्स जो है वो आर है, ठीक है। तो इस प्रकार समुच्चय संकेतन में वृत्त को परिभाषित करते हैं, ठीक है। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। इस वजह में बिंदु दे रखा है एक्स और वाई दे रखा है और जेड दे रखा है। तो ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड ये सभी बराबर होंगे, जो कि किसके होंगे, आर के, ठीक है बच्चों। ये थी वृत्त की परिभाषा, ठीक है। और इसके हम लोगों ने समुच्चय फॉर्म में भी लिखना सीख लिया है, कैसे लिखते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि वृत्त का अंतः और वृत्त का बाह्य भाग क्या होता है, ठीक है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। ये मान लीजिए वृत्त है और ये एक बिंदु P है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं। परिभाषा में दे रखा है कि बिंदु P को जहाँ OP R से छोटा है, यानी कि जो OP है वो R से छोटा है, क्योंकि R पूरी त्रिज्या है और P ये वृत्त के अंदर ही है, तो OP R से छोटा है, वो साफ साफ दिख रहा है। वृत्त का अंत बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसको वृत्त के अंत भाग को I1 से दर्शाते हैं, ठीक है। I1 क्या है कि P इस प्रकार है कि OP R से छोटा है, इस प्रकार दर्शाते हैं, ठीक है, समुच्चय फॉर्म में। और बिंदु जो Q है, ये वाला बिंदु Q जो है वो बाहर है। तो बिंदु Q को जहाँ OQ यानी कि ये वाली दूरी है वो R से बड़ी है, क्योंकि ये वृत्त के बाहर है।
इसको महाबिंदु कहते हैं और इसको I2 से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको समोच्चय फॉर्म में कैसे लिखेंगे? I2 बराबर Q इस प्रकार है कि OQ R से बड़ा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है गोल चक्रिका किसे कहते हैं, यानी कि सर्कल डिस्क, सर्कुलर डिस्क। वृत्त सी उसी तरीके से लिखा हुआ है कि अंतःभाग और वृत्त पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को केंद्र O और त्रिज्या R वाली एक गोल चक्रिका कहते हैं। क्या मान लीजिए एक वृत्त है, उसके अंतःभाग और वृत्त पर स्थित, यानी कि वृत्त पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को केंद्र ओ हो और त्रिज्या R हो वाले को एक गोल चक्रिका कहते हैं, यानी कि सर्कुलर डिस्क होगी। मान लीजिए सोल, जैसे हम लोग जो डीवीडी में जो वो लगाते थे ना, कैसेट जिसको बोलते थे, ठीक है, उसको डिस्क बोलते थे। तो उसमें बीच में से छेद होता था, तो यहाँ से इतने सभी बिंदु मिला के वृत्त के अंदर सभी बिंदु, ठीक है, बिंदुओं का समुच्चय और वृत्त पर स्थित, यानी कि वृत्त पर स्थित और इसके अंतःभाग में, इसको क्या बोलेंगे? डिस्क बोलेंगे, यानी कि गोल चक्रिका। ठीक है बच्चों, ये भी आप लोग समझने हो गए। अब आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। देखो परिभाषा तो लिखी हुई है, इसको आप लोग पढ़ लेना, लेकिन सिंपल भाषा में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। संकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनका केंद्र एक होता है। जैसे मान लीजिए ये बाहर बाहर वाला वृत्त हो गया बड़ा वृत्त, और ये अंदर वाला वृत्त हो गया, लेकिन दोनों का केंद्र समान है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। वृत्त का चाप किसे कहते हैं, इसको चलिए पढ़ के हम लोग समझते हैं। यदि P और Q वृत्त C पर कोई दो बिंदु हों, यानी कि ये P है ये Q है, ये एक वृत्त पर दो बिंदु हों, तो वृत्त दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं, यानी कि माइनर आर्क, और बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप कहते हैं, यानी कि मेजर आर्क। आकृति में पी एक्स क्यू, ठीक है, ये जो चाप बन रहा है पी एक्स क्यू, ये वाला ये लघु चाप है, और पी बाई क्यू, यानी कि पी बाई और क्यू चाप को दर्शाने के लिए ऊपर ऐसे लाइन कर देते हैं, ये दीर्घ चाप है। ठीक है, चाप को ऊपर ऐसे सिंबल से दर्शाते हैं। अब दक्षिणावर्त दिशा और वामावर्त दिशा क्या होती है। दक्षिणावर्त दिशा और वामावर्त दिशा, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा को बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वामावर्त को काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज जानते हैं हम लोग घड़ी की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज उसके विपरीत की दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त दे रखा है, ये जो घड़ी की दिशा होगी, यानी कि ये घड़ी की दिशा में चल रहा है, तो इसको हम लोगों ने दक्षिणावर्त बोल दिया, यानी कि क्लॉकवाइज, और ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जो बिंदु हैं अलग दिशा में अगर घूमते हैं तो। ठीक है, उस हिसाब से आप लोगों को दिशा तो पहले से पता है, आप लोग घड़ी तो देखते होंगे। तो Q से P तक की जो दिशा है वो दक्षिणावर्त दिशा होगी, और P से Q की जो दिशा होगी वो क्या होगी, वामावर्त दिशा। पॉइंट नंबर 7 क्या है, वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। देखो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं, यानी कि दो कोई बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। ये मान लीजिए एक वृत्त है जिस पर बिंदु R है और S है, P है और मान लीजिए Q है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जीवा जो हो वो हमेशा सीधी हो, ऐसी हो। जीवा तिरछी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है जीवा, और चाहे तो ऐसी भी हो सकती है जीवा। ठीक है, और सबसे जो बड़ी लाइन बनती है, यानी कि केंद्र से होते हुए जो लाइन जाती है, उसको वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। आकृति में वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं P और Q, P और Q से खींची गई रेखा इस वृत्त की जीवा है। ठीक है, तो पी क्यू क्या होगी, इसकी जीवा होगी। और ये मैंने आप लोगों को बताया था, अगर केंद्र से होकर जा रही है तो ये पूरी लाइन क्या हो जाती है, इसका व्यास हो जाता है। तो हम लोगों ने पॉइंट नंबर 7 भी समझ लिया। अब चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8। इसमें कुछ नहीं, वही दे रखा है कि वृत्त का व्यास क्या होता है।
इसमें पूरा लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। यानी कि वृत्त के केंद्र से होने वाली जीवा को, जीवा ने हम लोग आप लोगों को बताया था सीधी भी हो सकती है, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है ओ, ये भी जीवा हो सकती है, ये भी जीवा हो सकती है, ये भी जीवा हो सकती है, और वृत्त के केंद्र से होकर जाए ये भी जीवा होगी। तो ये जो जीवा होगी इसी को वृत्त का व्यास कहते हैं। यानी कि जो वृत्त की जीवा जो होगी सबसे बड़ी वो वृत्त का व्यास कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र को ओ माना गया है, और पी और क्यू ये जो बिंदु हैं। ठीक है, तो ये पी क्यू, ये देखो एक पी क्यू चाप है और एक क्यू पी चार्क है। ठीक है, एक पी क्यू चार्क है, सॉरी चाप है, और एक क्यू पी चार्क है। ठीक है, ये दो चाप हैं। पी से क्यू को नापेंगे तो इस दिशा में नापेंगे, और क्यू से पी तो ये वाला चाप हो जाएगा। ठीक है, एक वृत्त के अनेक व्यास हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, ये बिंदु है, ये यही तो व्यास होता है उसके केंद्र से होकर जाती हुई सबसे बड़ी जीवा। ये भी व्यास हो सकता है, ये भी व्यास हो सकता है, ये भी व्यास, तो ऐसे अनेक कई सारे व्यास हो सकते हैं वृत्त के। वृत्त के सभी व्यास लंबाई में बराबर होते हैं। वृत्त का व्यास उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, हम लोगों ने समझा था। और वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी कि जो व्यास होता है, त्रिज्या इतनी होती है और व्यास ये पूरा होता है, तो व्यास जो होगा वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, अर्धवृत्त कैसे कहते हैं? वृत्त का व्यास उसे 2 बराबर चापों से विभाजित करता है। इन 2 चापों में से प्रत्येक चाप को अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे जी मान लिया हम लोगों ने, ये मान लीजिए एक वृत्त है, ये दे रखा है यहाँ पे इस डायग्राम में। तो अर्धवृत्त क्या होगा? ये ऊपर का, अगर मान लीजिए 2 चाप बन रहे हैं, अगर बराबर चाप में काट रहा है अगर वृत्त को, ठीक है, मान लीजिए वृत्त का जो व्यास है अगर बराबर उसमें काट रहा है, बराबर चापों में विभाजित करता है, हम लोग इसको जानते हैं, क्योंकि व्यास जो बनता है वो हमेशा वृत्त को बराबर भागों में ही विभाजित करेगा, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इन 2 चापों में से प्रत्येक चाप को अर्धवृत्त कहते हैं। यानी कि ये एक ये वाला चाप बनेगा पी क्यू, ये एक ये बन गया एक अर्धवृत्त, और एक ऊपर वाला ये अर्धवृत्त बन गया। ठीक है, तो इन दोनों को ही अर्धवृत्त कहते हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 10, ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 10 में कह रहा है कि वृत्तखंड क्या होते हैं, यानी कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। देखिए ये वृत्त दे रखा है, ठीक है, तो वृत्त की जीवा वृत्ताकार चक्रिका को 2 भागों में विभाजित करती है। यानी कि जो वृत्त की जीवा है, मान लीजिए एक ऐसी जीवा है जो कि उसका व्यास नहीं है, ठीक है, तो ये जो वृत्ताकार चक्रिका होती है, यानी कि जो डिस्क होती है, उसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, इन 2 भागों में से प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। मान लीजिए ये जीवा ऐसे हम लोगों ने लाइन खींच दिया, तो ऊपर वाला जो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है बड़ा एरिया है, तो उसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। जो नीचे बन रहा है इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, इन खंडों में से प्रत्येक खंड को दूसरे खंड का एकांतर खंड कहते हैं। यानी कि एक खंड को दूसरे खंड का हमेशा एकांतर खंड कहते हैं, यानी कि अल्टरनेट सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 11, वृत्तों की सर्वांग समता किसे कहते हैं? देखो, सर्वांग समता का मतलब होता है कि दोनों वृत्त समान होते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों वृत्त समान हैं। 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि केवल वे समान त्रिज्या वाले हों। ठीक है, अगर 2 वृत्त हैं, अगर वो समान त्रिज्या वाले हैं तो वो समान वृत्त कहलाते हैं, यानी कि उनकी सर्वांग समता होती है। सर्वांग समता मतलब एक दूसरे के समान होते हैं। तो यहाँ पे 2 वृत्त दे रखे हैं, ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट आप लोगों को समझा दिया, बाकी आप लोग इसको पूरा पढ़ लेना। अब चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 12 की तरफ। पॉइंट नंबर 12 है कि चाप की अंश माप किसे कहते हैं, यानी कि डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। यानी कि जो वृत्त में जो चाप बनता है, ये मान लीजिए एक चाप बन रहा है, जैसे हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा में क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, ऐसे स्लाइस काटते हैं, तो जो बनता है वो चाप कहलाता है, यानी कि एक आर्क कहलाता है, जो कि केंद्र के साथ एक एंगल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे वृत्त दे रखा है, तो उस कोण को जिसका शीर्ष ओ है, वृत्त का केंद्रीय कोण
कहा जाता है। यानी मान लीजिए वृत्त है सी ओ कोमा आर, एक वृत्त है, तो उस कोण को जिसका शीर्ष ओ है वृत्त का केंद्रीय कोण कहा जाता है। यानी कि जो वृत्त है, यानी कि उस कोण को जिसका शीर्ष यानी कि जो कोण बन रहा है जिसका शीर्ष ओ है उसको वृत्त का केंद्रीय कोण कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल एंगल। तो आकृति में ए ओ बी वृत्त सी का केंद्रीय कोण है, यानी कि कौन सा एंगल, ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी, यानी कि ये वाला जो एंगल केंद्र में बन रहा है ये क्या है, वृत्त का केंद्रीय कोण है। ठीक है बच्चों। तब वृत्त के केंद्रीय कोण की संकल्पना की सहायता से आगे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इसको हम लोग समझते हैं। इसकी एक और परिभाषा हो सकती है, यानी कि वृत्त का लघु चाप वृत्त के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है। यानी कि जो लघु चाप बन रहा है, ये वाला छोटा चाप बन रहा है, ये उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो केंद्रीय कोण पर अथवा उसके अंदर स्थित होते हैं। तो देखिए ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो केंद्रीय कोण पर अथवा उसके अंदर स्थित होते हैं। मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये जो एरिया बन रहा है ये, तो इसके अंदर जितने भी बिंदु होंगे ये इन सभी बिंदुओं का समुच्चय और जो कोण बन रहा है इसके अंदर ही स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त का लघु चाप कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वृत्त का लघु चाप दो प्रतिच्छेद बिंदुओं सहित एक केंद्रीय कोण द्वारा अंतखंडित वृत्त का भाग होता है। यानी कि ये मान लीजिए एक वृत्त है ये, ठीक है, वृत्त है और ये केंद्र है, तो दो बिंदु खींचते हैं जो कि इसको वृत्त को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं, तो ए है और बी है। ठीक है, और इनका जो केंद्रीय कोण बनने द्वारा जो अंतः खंडित वृत्त का भाग जो होता है, यानी कि वृत्त को खंडित कर दिया, यानी कि एक ये वृत्त का चाप बन गया और दूसरा ये बड़ा वृत्त का चाप बन गया। तो वृत्त के अंदर खंडित जो वृत्त होता है, वृत्त को खंड कर दिया ना, ये पूरा वृत्त था, इसको अलग अलग काट दिया तो ये अलग हिस्सा बन गया और ये पूरा अलग हिस्सा बन गया, तो ये वृत्त का एक भाग होता है। और वृत्त का बृहद चाप किसे कहते हैं, जो वृत्त के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो केंद्रीय कोण पर अथवा उसके बाहर होते हैं, यानी कि उसको बृहद चाप कहते हैं। केंद्रीय कोण पर यानी कि उन बिंदुओं का समुच्चय जो केंद्रीय कोण पर अथवा उसके बाहर स्थित होते हैं। मान लीजिए तो उसमें बृहद चाप करने का मतलब है कि बड़ा एक तरीके से चाप है, यानी कि बृहद चाप मतलब बड़ा चाप। तो इसके अंदर जो बन रहे थे ये वाला लघु चाप हो गया, ठीक है, और ये जो पूरा होगा ये वाला हिस्सा ये क्या होगा, इसका बृहद चाप होगा। ठीक है, तो इन बिंदुओं का समुच्चय होता है। ठीक है, जो कि ये जो अंदर वाला जो लघु चाप इसके बाहर स्थित होते हैं बिंदु का समुच्चय, तो उसको बृहद चाप कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको एक तरीके से लघु चाप भी कहते हैं, और जो बृहद चाप होता है यानी कि बड़ा वाला चाप होता है उसको दीर्घ चाप भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे चाप के लिए हम लोग कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं आप लोगों को पता है। जैसे चाप ए बी बनाना है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हम लोग मान लीजिए प्रश्न में दे रखा है, जैसे यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है और उसके ऊपर ऐसे आर्क दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग कैसे नापेंगे, ये कौन सा है, ये बड़ा वाला है कि छोटा वाला है। ठीक है, ए से बी जा रहा है, ठीक है, ए बी लिखा है, पहले ए लिखा है फिर उसके बाद बी लिखा है, तो इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों को देखना है। किसमें देखना है, एंटी क्लॉकवाइज में। ए से बी लिखा है यानी कि डायरेक्ट ए से बी में चले जाओ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, और बी ए लिखा है तो पूरा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ही घूमते हुए पूरा बनेगा। ऐसा नहीं कि बी से हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर देख लिया, अच्छा ये बी ए लिखा है और उसके ऊपर ऐसे आर्क लगा है तो बी ए है, ये लघु चाप होगा। नहीं, बी से पूरा ए तक आएंगे घूम के, यानी कि पहले बी लेंगे बिंदु फिर ए, और किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में देखेंगे। ठीक है, तो बी से ए आएगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में देखेंगे तो ये दीर्घ चाप बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था चाप का अंश माप जो कि हम लोग ने समझ लिया। अब इसका कुछ नया बिंदु देखते हैं इस टॉपिक का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपर वाला ही पॉइंट चल रहा है, पॉइंट नंबर 12 कि चाप की लंबाई का इस चाप को निर्धारित करने वाले केंद्रीय कोण के साथ
निकट का संबंध होता है। केंद्रीय कोण जितना बड़ा होगा लघुचाप उतना ही बड़ा होगा, ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि कोण जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा एंगल ये बढ़ता चला जाएगा, ये इतना हो जाएगा एंगल और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अतः हम चाप के अंशमाप की परिभाषा केंद्रीय कोण के पदों में देते हैं, यानी कि चाप का जो अंशमाप होता है उसकी परिभाषा केंद्रीय कोण के पदों में देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोण बदलेगा वैसे चाप का अंशमाप बदलता जाएगा। इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है कि लघु चाप की अंशमाप, ये चाप है यहाँ पे, लघु चाप की अंशमाप यानी कि डिग्री मेजर इस चाप को आविष्ट करने वाले केंद्रीय कोण की माप होती है, यानी कि अर्धवृत्त की अंशमाप कितनी होती है 180 डिग्री। अर्धवृत्त क्या होता है, ये होती है, ठीक है। इसकी अंशमाप मान लीजिए ए है और एक बी है, तो मान लीजिए तो चाप क्या लिखेंगे बी ए एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, और ये कितना एंगल बन जाएगा पूरा 180 डिग्री का अंशमाप होता है, ठीक है। अर्धवृत्त का अंशमाप कितना होता है 180 डिग्री का, और दीर्घ चाप का अंशमाप कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि पूरा वृत्त बनेगा तो ये पूरा एंगल कितना हो जाता है गोल का 360 डिग्री होता है, जो कि हम लोग जानते हैं। तो लघु चाप की अंशमाप को घटाने पर माप प्राप्त होती है, यानी कि देखो अगर दीर्घ लघु चाप निकल रहा है तो दीर्घ चाप में से उसको घटा दो तो हमको अंशमाप निकल आएगा, ठीक है। वृत्त की अंशमाप 360 डिग्री मान ली जाती है, ठीक है, एक पूरे वृत्त की अंशमाप 360 डिग्री मान ली जाती है। तो चाप पी क्यू अंशमाप को एम पी क्यू और उसके ऊपर चाप से प्रकट किया जाता है, यानी कि अंशमाप को कैसे प्रकट किया जाता है, पहले चाप लिख लो और उसका अंशमाप प्रकट करने के लिए उसके आगे एम बना दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा उस चाप का अंशमाप। जैसे यहाँ पे दो वृत्त दे रखे हैं 1 और 2, तो यहाँ पे पी क्यू लिखा है, यानी कि पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू इधर जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में यहाँ पे चिन्ह पहले ही बने हुए हैं, तो इसी दिशा में हम लोग देखते हैं। जो कितना दे रखा है 95 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और ओ पी कितना हो जाएगा ओ पी क्या है 265 डिग्री है। तो यहाँ पे ओ पी जो लिखा है वो गलत है, ये एक्चुअली क्यू पी होगा, यानी कि क्यू से यहाँ पे पी, यानी कि ये वाला जो एंगल बनेगा ये 265 डिग्री का होगा, यहाँ पे ये यही दे रखा है। तो जो इन दोनों जो वृत्तों में है वो क्या है, यानी कि ये पी क्यू है जो बन रहा है, वो क्या है एक चाप है जो कि 95 डिग्री दे रखा है। तीसरे वाले इसमें लाइन में क्या दे रखा है कि पी डैश क्यू डैश चाप, यानी कि अंशमाप, यानी कि इस पी डैश और क्यू डैश, यानी कि चाप क्या बन रहा है पी डैश और क्यू डैश, यानी कि इस दिशा में बनेगा। तो ये वाला चाप यानी कि ये पूरा एंगल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग केंद्रीय कोण के ही पदों में देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग नापने के लिए अगर मान लीजिए क्यू अगर यहाँ पे होता है ये पी क्यू हो जाता है, तो ये पूरा इतना एंगल देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको केंद्रीय कोण के पदों में लिखते हैं, चाहे पी डैश क्यू डैश ले लो, चाहे चाप क्यू डैश पी डैश ले लो, दोनों ही का मान कितना है 180 डिग्री, क्योंकि इधर भी 180 डिग्री बन रहा है और इधर से भी 180 डिग्री बन रहा है। सर्कल क्या लिखेंगे, सर्कल है सी, ठीक है, एम बराबर एम पी क्यू, यानी कि इस पहले वाले सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे। तो पी क्यू चाप और क्यू पी चाप इन दोनों का अंशमाप कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इस वाले को जोड़ेंगे और इस ऊपर वाले को जोड़ेंगे, यानी कि लघु चाप और दीर्घ चाप को जोड़ के कितना आ जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे नीचे कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं। अब हम किसी वृत्त के दो चापों की सर्वांशता पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग होते हैं यदि और केवल यदि वे समान अंश माप के हो, ठीक है। तो यानी कि चाप कब सर्वांग होते हैं, मतलब एक समान कब होंगे, जब उनके अंश माप समान हो, यानी सिंपल सी बात है, मान लीजिए दो वृत्त हैं कोई, ठीक है, दोनों की त्रिज्या
मान लीजिए त्रिज्या मान लीजिए समान नहीं है, अगर चाप की सर्वांग सम की बात हो रही है तो इनके अंश माप समान होने चाहिए। मान लीजिए ये मान लीजिए कोई बड़ा वृत्त बन रहा है और ये उससे छोटा वृत्त बन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर केंद्र से बनने वाला कोण अगर समान है दोनों का तो उनको दोनों को सर्वांग समचाप कहते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिखा रखा है यहाँ पे। अब चापों की सर्वांगसा देखिए, यहाँ पे पॉइंट भी आ गया, पॉइंट नंबर 13। ऊपर जो हम लोग बता रहे थे अब इसको पूरा डिटेल में समझेंगे पॉइंट नंबर 13 में कि चापों की सर्वांग क्षमता क्या होती है। देखिए सर्वांग क्षमता का मतलब होता है कि दो वृत्तों की जो चाप हैं अगर उनके केंद्रीय अंशमाप समान होते हैं। देखो किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि वे समान अंशमाप के हों। आकृति 1 और आकृति 2 में देख सकते हैं हम लोग, ये दो वृत्त हैं 1 और 2, इसमें चाप का अंशमाप समान बन रहा है, ठीक है, तो इसको सर्वांग सम कह सकते हैं। ये एक ही वृत्त बन रहा है, अलग अलग वृत्त बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा है, इसमें एक ही वृत्त में दो अलग अलग चाप बन रहे हैं और उनके भी जो अंश माप है केंद्रीय अंश माप वो भी समान है, ठीक है, तो इसको भी चाप सर्वांग समता कह सकते हैं, यानी कि दोनों चाप एक समान है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है मैं आप लोगों को बोल बोल के समझा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो। वृत्त की परिधि पॉइंट नंबर 14। वृत्त की परिधि क्या होती है, यानी कि जो वृत्त होता है उसकी ऊपर की जो ये पूरी डिस्टेंस जो होती है उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या आर हो तो वृत्त की परिधि क्या हो जाती है, 2πr। ये हम लोग को याद रखना होगा कि अगर वृत्त की त्रिज्या अगर आर है तो उसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। यहाँ पे जो डी होता है, डी मतलब डायमीटर यानी कि व्यास, डी क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो इसको हम लोग 2πr को कैसे और ले सकते हैं, पाई इंटू डी, क्योंकि डी क्या है यहाँ पे 2r, तो ये क्या बन जाएगा 2πr बन जाएगा, और पाई का मान होता है 5/7, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया। और पॉइंट नंबर 15, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज क्या किसे कहते हैं, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं यदि उसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, ठीक है। ये जो मान लीजिए एक सर्कल है और इसके एक चतुर्भुज बन रहा है जिसके सारे जो कॉर्नर हैं वो वृत्त पर स्थित हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। पॉइंट नंबर 16, परिवृत्त और परिकेंद्र। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। संगामी का मतलब होता है एक ही बिंदु पर संगम करते हैं, मतलब जैसे गंगा यमुना सरस्वती जो नदी है वो एक जगह मिलती है उसको संगम बोलते हैं। तो एक तरीके से ये भी संगामी होते हैं। मान लीजिए व्रत बन रहा है, इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और हर एक त्रिभुज की भुजा पर उसके सामने वाले जो बिंदु है उससे लंब डालेंगे, सभी बिंदु से उसके सामने वाली भुजा पे। तो ये लंब जो है यहाँ कहाँ पे काटेंगे, व्रत के केंद्र पर। तो ये केंद्र बिंदु केंद्र जो ओ बनेगा ये मतलब संगामी हो जाएंगे इस बिंदु पे, ठीक है, इनके लंब। तो ये यहाँ पे कह रखा है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक हैं वो संगामी होते हैं। इन संगम बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। ये जो बिंदु ओ पे काट रहे हैं इनको परिकेंद्र कहते हैं, जिसे प्राय ओ से दर्शाया जाता है। बिंदु ओ को केंद्र मानकर तथा ओ ए ओ बी ओ सी त्रिज्या लेकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, यानी कि जो ये जो संगम हो रहा है यहाँ पे तीनों के जो आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए त्रिभुज है लंब समद्विभाजक, यानी कि भुजा को समान भागों में काटते हुए लंब डालेंगे तीनों पे, यहाँ पे इस पे और इसके ऐसे, ठीक है, लंब समद्विभाजक, और यहाँ पे इसको मिलेंगे जाके, ये बिंदु मिला देंगे हम लोग, ठीक है, ये इस पे लंब हो जाएगा और इसका ये लंब हो जाएगा यहाँ पे,
इसका ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे भी संगम करेंगे, ठीक है। तो बिंदु ओ को ए और सी, या ओ ए ले लो या ओ बी ले लो या ओ सी ले लो, सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। ये वाला वृत्त है, ये हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि इस एक वृत्त के अंदर ये त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज पहले लेंगे हम लोग और वृत्त को बाद में बनाएंगे। यानी कि त्रिभुज हम लोगों ने पहले ले लिया और यहाँ पे लंब डाल रहे हैं, ठीक है। इस पर ये लंब डाल दिया, लंब समद्विभाजक, यानी कि सामने जो भुजा को बराबर भागों में काटता है, इसको भी हम लोग एक लंब डालेंगे इस पर, जो कि इसको बराबर भागों में इसको डिवाइड करेगा, और एक इस पर डालेंगे। तो यहाँ पे ये बिंदु जो मिलेगा इसको ओ बोलेंगे, और त्रिभुज को मान लीजिए ए बी और सी हैं, तो ओ बी या फिर ओ सी या फिर ओ ए, किसी की भी दूरी लेके हम लोग बिंदु ओ से इतनी लंबाई भर के प्रकाल से और एक गोला खींच सकते हैं, जो कि सिर्फ एक वृत्त बनेगा, ठीक है। यही यहाँ पे कह रखा है। तो ये जो बन रहा है इसको परिवृत्त कहते हैं, और जो केंद्र होता है इसको परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट नंबर जो 16 था वो अच्छा था, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 17, अंतःवृत्त तथा अंतः केंद्र क्या होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, यानी कि एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये त्रिभुज है, ये कोण बन रहे हैं, ठीक है। इन कोणों को समद्विभाजक यानी कि बराबर भागों में काटती हुई लाइन हम लोगों ने आगे ऐसे बढ़ाई, ठीक है। इतना समझ लिया। समद्विभाजक संगामी होते हैं, यानी कि ये जो मिलेंगे जाके ये एक ही बिंदु पर मिलेंगे जाके, जो कि O है, ठीक है। तो इन संगम बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं, यानी कि इसको अंतः केंद्र कहेंगे, ठीक है। अंतः केंद्र को प्राय ऐसे दर्शाया जाता है, बिंदु I से त्रिभुज की किसी भुजा पर डाला गया लंब IP को त्रिज्या लेकर, यानी किसी भुजा पे लंब डाल दीजिए बिंदु O से, मान लीजिए इस पे लंब डाल दिया हम लोगों ने, या इस पे लंब डाल दिया, या इस पे लंब डाल दिया, ये मान लीजिए बिंदु P है। तो इतनी दूरी भरकर हम लोग इतनी दूरी भर के और O से एक वृत्त खींचेंगे। तो जो सभी भी जो लंब डाला है इन सभी को टच करते हुए एक अंदर वृत्त बनेगा, इसको ही क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त। और जो केंद्र बनता है इसको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र, ठीक है बच्चों। तो जो पॉइंट नंबर 17 था वो भी हम लोग ने समझ लिया। ये काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। अगर आप लोगों को समझ में दिक्कत हो रही है तो मैं जो समझा रहा हूँ बार बार आप लोग उसको बार बार वीडियो को पीछे करो और बार बार उसको समझने की कोशिश करो, तभी आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आएंगे। क्योंकि अगर एक बार ये सभी पॉइंट क्लियर हो गए ना आपको, तो बाकी तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, सर्कल वाला। पॉइंट नंबर 18 क्या है कि त्रिभुज के शीर्ष लंब तथा लंब केंद्र, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु से समग्र भुजाओं पर डाले गए लंब उस त्रिभुज के शीर्ष लंब कहलाते हैं, ठीक है। यानी त्रिभुज है, यहाँ से इसकी सामने वाली भुजा क्या है, BC, इस पर लंब डाला जो कि D पे मिलता है, और बिंदु B से की सामने वाली भुजा क्या हो त्रिभुज की, AC है, इस पर लंब डाला जो कि E पे मिलता है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, शीर्ष लंब कहलाते हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु पे मिलेंगे जाके, ठीक है। इन संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं, यानी कि जो यहाँ पे जो सभी लंब एक दूसरे को काटेंगे जाके जो बिंदु H पर, तो जो बिंदु H होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 19 देखते हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं तथा केंद्रक, यानी कि मीडियंस एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। किसी त्रिभुज के शीर्ष को, यानी कि एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु मान लीजिए शीर्ष बन रहा है A है, ठीक है। उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, यानी कि सामने वाली भुजा है मान लीजिए BC है, ठीक है। और बिंदु D जो है
इस बी सी भुजा को आधा आधा बांटता है, यानी कि बी डी और सी डी ये दोनों बराबर हैं। इसी तरीके से ये और ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये बराबर है, ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, ठीक है, सभी को। तो त्रिभुज की एक माध्यिका कहलाती है, यानी कि क्या हो जाएगी, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं जो कि एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। माध्यिका मतलब सामने वाली भुजा को जो आधा आधा काट रही है, ठीक है। ये जो रेखाखंड हो जाएगा ए डी क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज की एक माध्यिका होगी, और बी ई इस त्रिभुज की एक माध्यिका होगी, और सी एफ इस त्रिभुज की एक माध्यिका होगी। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं जो कि बिंदु एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, जो कि ये बिंदु मतलब जो काटेंगे संगम होगा उनका बिंदु जी पर होगा, ठीक है। तो इस बिंदु को त्रिभुज का केंद्र कहते हैं, जिसे जी से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 19, ये भी हम लोग ने समझ लिया। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर था सर्कल, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, मतलब वृत्त से संबंधित कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, उसका चाप किसे बोलते हैं, वृत्त का खंड किसे बोलते हैं, लघु खंड किसे बोलते हैं, और बृहद खंड किसे बोलते हैं, अंशमाप क्या होता है, ठीक है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, और अंतः केंद्र क्या होता है, बाह्य केंद्र क्या होता है, ये सभी जो हम लोगों ने 19 पॉइंट समझे, यही क्लास 10th के अंदर इम्पोर्टेंट वृत्त के अंदर, मतलब 10th नहीं मान सकते हैं, मतलब जितनी भी क्लास होंगी वृत्त का जो मेनली जो पोर्शन होता है थ्योरी का, वो सब यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आप लोगों ने जो पॉइंट 19 है वो अच्छे समझ लिए तो आप लोगों को जो क्वेश्चन हो गया, यानी कि जो प्रमेय होती हैं इससे संबंधित, ठीक है, वो आप लोगों को समझ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब आप लोग आसानी से समझ जाओगे अगर आप लोगों को ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए तो। क्योंकि अब मैं प्रमेय स्टार्ट करने वाला हूँ इनसे संबंधित बिंदुओं से। तो चलिए एक एक करके हम लोग अब इसकी प्रमेय देखते हैं। यही सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सभी प्रमेय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमेय नंबर 1 क्या है, यदि किसी वृत्त के 2 चाप सर्वांगसंग हो तो संगत जीवाएं बराबर होती है। मतलब प्रमेय मतलब होता है एक तरीके से सिद्ध करना होता है चीज़ों को। इसमें कंडीशन दे रखी होती है, मान लीजिए यदि किसी वृत्त की अगर 2 चाप अगर सर्वांगसम हो तो हमें सिद्ध करना है कि उसकी संगम जीवाएं भी बराबर होती हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो यदि किसी वृत्त या फिर 2 सर्वांगसम वृत्त हों, ठीक है, अगर उनके चाप अगर सर्वांगसम हो, यानी कि मान लीजिए कोई सर्वांगसम व्रत है, उनके अगर चाप सर्वांगसम हो तो उनकी जीवाएं भी बराबर होती हैं। इसको हम लोग चलिए समझते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, मान लीजिए सर्वांगसम व्रत दे रखे हैं 2, तो हम लोगों ने मान लीजिए कोई 2 व्रत हैं, ठीक है, सर्वांगसम व्रत हैं तो उनकी त्रिज्या समान होंगी, ठीक है, उन्हीं को सर्वांगसम व्रत कहते हैं कि जिनकी त्रिज्या समान होती है। तो ये 2 व्रत हैं, उसका चाप पी क्यू है, यानी कि पी क्यू एक चाप है, ठीक है, और एक के सर्वांगसम एक अन्य और व्रत है, इसी के सर्वांगसम एक अन्य व्रत है जिसका केंद्र ओ डैश है, और इसका केंद्र ओ था, इसका ओ डैश है, और इसका चाप आर एस है, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि जो जीवा जो बन रही है पी क्यू, ये पी क्यू जीवा है और इसमें आर एस जीवा है, ठीक है, ये दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। अगर 2 सर्वांगसम व्रत होते हैं, अगर सर्वांगसम व्रतों का अगर चाप भी सर्वांगसम हो तो उनकी जीवाएं बराबर होती हैं। ये हम लोग को सिद्ध करना है। देखो रेखाखंड हम लोगों ने मान लिए ओ पी और ओ क्यू, और इसमें ओ डैश आर और ओ डैश एस, यहाँ पे हम लोगों ने रेखाखंड खींच लिए, ठीक है। उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए चाप पी क्यू और आर एस लघु चाप हैं, ये हम लोग को दिख रहे हैं पहले से, ये लघु चाप बन रही है दोनों, ठीक है, और ये चाप आर एस ये लघु चाप है। त्रिभुज ओ पी क्यू यानी कि ओ पी क्यू और त्रिभुज ओ डैश आर एस यानी कि दूसरे वाले वृत्त में ये जो त्रिभुज बन रहे हैं दोनों, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो ओ पी है यानी कि
त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है तो उनकी जीवाएं समान होगी, यानी कि OP और OQ बराबर होगी किसके, O' R और O' S के, क्योंकि सर्वांगसम वृत्त हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है, तो त्रिज्याओं का बताया गया है कि यहाँ पे बराबर त्रिज्या है। और जो चाप है यानी कि इसका कोणीय अंश माप है चापों का, यानी कि PQ ये वाला कोणीय अंश माप और इसका कोणीय अंश माप ये भी दे रखा है कि दो सर्वांगसम चाप हों, तो ये चाप भी बराबर है। जब चाप बराबर है ठीक है तो उनका जो कोण पे अंश माप बनेगा वो भी समान होगा, यानी कि एंगल POQ यानी कि POQ और ROS ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए दो त्रिभुज हम लोगों ने क्या क्या सिद्ध कर लिया, उनकी त्रिज्या समान है, ठीक है, चाप भी समान है और कोणीय अंश माप भी समान है चापों का। तो ये जो त्रिभुज बन रहे हैं दोनों एक तरीके से बराबर त्रिभुज होंगे, यानी कि ये जो त्रिभुज हैं सभी इनमें समान आ रहा है, तो कह सकते हैं ये जो त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम होंगे, मतलब समान त्रिभुज होंगे। भुजा कोण भुजा, यानी कि भुजा कोण और भुजा, यानी कि एक भुजा देख रहे हैं और कोण भुजा ये बन रहा है, ठीक है, क्योंकि एक भुजा है कोण है, ठीक है, और एक भुजा है ये वाली PQ। तो इस कंडीशन हम लोग कह सकते हैं कि PQ किसके बराबर है, RS के, यानी कि PQ बराबर RS। यदि PQ RS दीर्घचाप हों, यानी कि PQ और RS अगर ये दीर्घचाप हों तो QP RS लघुचाप होंगे, ठीक है, और ये दोनों चाप समान होंगे। इससे पता चलता है कि चाप QP और RS है, इसलिए PQ बराबर RS है। इसमें क्या दे रखा है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए अगर ये लघु चाप ना होकर अगर दीर्घ चाप हो तो जो QP है अगर लघु चाप होंगे और PQ यानी कि चाप PQ और RS चाप ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। कंडीशन मान लीजिए यहाँ पे कि मान लीजिए अगर दीर्घ चाप ना होकर अगर ये लघु चाप होते, मान लीजिए पॉइंट आगे पीछे होते, Q यहाँ पे होता, P यहाँ पे होता, ठीक है, एक तरीके से कंडीशन मान लिए, तो इस कंडीशन में यहाँ पे दे रखा है तो भी क्या कंडीशन होती, PQ बराबर RS होती है, यानी कि दोनों की जीवा जो है बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थी प्रमेय नंबर 1 जो कि हम लोगों ने समझ ली काफ़ी अच्छे से। देखो बच्चों यहाँ पे जो भुजा कोण भुजा अभिग्रहित लिखा है ये सर्वांग समता, मतलब जो सर्वांग समता होता है उसका एक नियम होता है, सर्वांग समता का नियम, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे भुजा कोण भुजा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहे हैं उनकी इन त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनका एक कोण बराबर है, इसलिए यहाँ पे भुजा कोण भुजा से हम लोगों ने सिद्ध कर लिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो उनकी हर एक चीज़ बराबर होगी, अतः उनकी जीवा भी बराबर होगी, ठीक है बच्चों। तो ये थी प्रमेय नंबर 1। अब देखते हैं प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 है कि यदि किसी व्रत या फिर सर्वांगसम व्रतों की दो जीवाएं समान हो, अगर उनकी जीवाएं समान हो तो उनके संगत, मतलब जो उनके संगत जो चाप बनेंगे वो भी सर्वांगसम होते हैं। इसमें उल्टा सिद्ध करना है, यानी कि इसमें तो कोई दो सर्वांगसम व्रत हैं, अगर उनकी जीवाएं समान है तो उनके जो संगत चाप जो होंगे यानी कि दीर्घ चाप और लघु चाप वो भी सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। देखिए वही ये सब प्रमेय है, इनको सिद्ध करने के एक पूरी फॉर्मेट होती है। पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, फिर उसके बाद लिखते हैं सिद्ध करना है, फिर उसके बाद उसकी रचना लिखते हैं, फिर उपपत्ति, मतलब हम लोग को क्या क्या दे रखा है, हम लोगों ने कैसे इसको सिद्ध किया है। तो दिया हुआ क्या है, दो वृत्त हैं, ठीक है, एक जीवा PQ है, दूसरा वृत्त मान लिया यही है और उसका केंद्र O' है, ठीक है, पिछले प्रमेय की तरह यहाँ पे जीवाएं बराबर दे रखी हैं, ठीक है। सिद्ध करना है कि उनके चाप समान होंगे, यानी कि PQ RS चाप के बराबर है, और जहाँ PQ और RS लघु दीर्घ अथवा अर्धवृत्ताकार चाप हैं, ठीक है बच्चों। कुछ भी हो सकते हैं, लघु चाप भी हो सकते हैं, दीर्घ चाप भी हो सकते हैं और अर्धवृत्ताकार चाप भी हो सकते हैं। कंडीशन में दे रखा है यहाँ पे, तो उनके संगत में मतलब लघु दीर्घ और जो अर्धवृत्ताकार चाप होते हैं वो भी सर्वांगसम होते हैं। एक तरीके से कंडीशन लेके दे रखा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे सिर्फ लघु चाप दिख रहा है और दीर्घ चाप दिख रहा है, ठीक है।
अर्धवृत्ताकार चाप भी हो सकता है, उसको कंडीशन में इंक्लूड कर लिया है सिर्फ। तो हम लोगों ने रचना क्या की, रचना की हम लोगों ने मतलब अलग से क्या किया है, वृत्तों में रेखाखंड खींच लिए, यानी कि पी क्यू और आर एस व्यास नहीं है, यानी कि पी क्यू और आर एस ये व्यास नहीं है, जीवा हैं, और रेखाखंड खींच लिया ओ पी और ओ क्यू और ओ डैश आर और ओ डैश एस, ये हम लोगों ने रचना खींची। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, यदि पी क्यू और आर एस व्यास है, यानी कि पी क्यू और आर एस अगर व्यास हैं, कंडीशन दे रखा है कि यदि पी क्यू और आर एस अगर व्यास हैं तो जो पी क्यू और आर एस समान त्रिज्या वाले अर्धवृत्त होते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे ना होके ये मान लीजिए यहाँ पे होता पी क्यू, ठीक है, ये पी होता और ये क्यू होता है, तो जो चाप बनते दोनों नीचे से, चाहे नीचे वाला चाप चाहे ऊपर वाला चाप, दोनों ही चाप समान होते हैं, तो समान त्रिज्या वाले अर्धवृत्त बन जाते हैं, यानी चाप जो होते वो अर्धवृत्त बन जाते, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशन लेके कहा गया है। तो मैंने आप लोगों को समझाया है, वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है। अतः ये सर्वांगसम होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में ये सर्वांगसम होते हैं। मान लीजिए पी क्यू आर एस लघु चाप है, यानी कि पी क्यू और आर एस लघु चाप हैं, तो यहाँ पे जो दो त्रिभुज बन रहे हैं इनमें हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या क्या दे रखा है, पी क्यू और आर एस यहाँ पे दिया हुआ है पहले से, ठीक है, और दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं ये भी दे रखा है, तो उनकी त्रिज्याएं भी समान होंगी, ये भी दे रखा है। और हम लोग और क्या करेंगे कि जो एंगल बन रहा है, और तीसरा होगा भुजा भुजा भुजा। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है पहले से, देखो पिछले वाले में चाप दे रखा था, ठीक है, जब चाप दे रखा था तो जब चाप सर्वांगसम है तो उनका जो कोण बनता है वो भी बराबर होता है, ठीक है। इस कंडीशन में चाप नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, सर्वांगसम त्रिभुज हैं दोनों, तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, ठीक है, ये भी बराबर इसके बराबर इसके होगी, और जीवा भी दे रखी बराबर है, यानी कि पी क्यू बराबर आर है, तो यहाँ पे भुजा 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 सर्वांग समता का नियम लगा देंगे, ठीक है। ये तीनों कंडीशन मैच हो रही हैं, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर है, तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम का चिन्ह होता है ऐसे ऐसे और ऊपर ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अतः हम लोग कह सकते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हो तो उनमें हर एक चीज़ बराबर होगी, तो इस कंडीशन में जो एंगल बनेंगे कोण पर, मतलब कोणीय अंश माप, वो भी बराबर होंगे। जब वो बराबर होंगे तो जो चाप बनेंगे वो भी बराबर होंगे, ठीक है। यदि पी अगर ये दीर्घ चाप होते तो उस कंडीशन में पी क्यू और एस आर लघु चाप होंगे। सॉरी यहाँ पे एक कंडीशन हो गया, उल्टा लिखा है, यहाँ पे जो पी क्यू लिखा है ये क्यू पी होगा। अगर पी क्यू और आर एस अगर ये दीर्घ चाप होंगे, यानी कि पी क्यू और आर एस दीर्घ चाप होंगे, ठीक है, तो क्यू पी और एस आर, यानी कि इनका रिवर्स कर देंगे पॉइंट को आगे पीछे, तो ये लघु चाप होंगे, तो उस कंडीशन में ये भी चाप बराबर होंगे। तो उस कंडीशन में ये चाप निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो चाप पी क्यू का एंगल निकालेंगे 360 डिग्री माइनस क्यू पी का, यानी कि पी को निकालने के लिए पूरे वृत्त का होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री में से इस बड़े वाले चाप को माइनस कर देंगे, यानी कि 360 में से ये वाला माइनस कर देंगे तो नीचे वाला निकल आएगा, यानी कि एक पूरा वृत्त है मान लीजिए, ठीक है, इसमें हम लोगों को मान लीजिए ये पूरा 360 डिग्री होता है और नीचे वाला निकालना है, और ये वाला 360 डिग्री पूरा 360 डिग्री होता है, और मान लीजिए ये वाला पता है, ये वाला चाप का एंगल पता है, तो 360 डिग्री में से ये वाला माइनस करेंगे तो ये नीचे वाला निकल आएगा, ठीक है बच्चों, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों चाप समान होंगे। तो ये थी प्रमेय नंबर 2 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2 दोनों ही काफ़ी अच्छे प्रमेय हैं। तो ये जो प्रमेय है एक तरीके से इनमें बात भी कह रखी है कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन आती हैं तो उनके क्या क्या चीज़ें बराबर होंगी, यानी कि क्या क्या चीज़ें सर्वांग सम होंगी। और ये एक तरीके से आप लोगों को बोर्ड में मतलब पूरा इसी तरीके से डिट्टो लिखना भी है,
ठीक है। अगर आपको मान लीजिए बहुविकल्पी आ जाए, कुछ पूछा हो, मान लीजिए कोई व्रत हो, अगर वो सर्वांगसम हो, उनकी जीवाएँ भी समान हो, तो उनको क्या संगत मतलब चाप सर्वांगसम होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन में मान लीजिए लिया है, तो आप लोगों को ये याद भी रखना है, ठीक है। उस याद रखते हुए आप लोगों को ये सारी चीज़ें सॉल्व करके भी लिखनी है, ठीक है, अगर एग्जाम में आए बोर्ड के तो दो प्रमेय देख ली। अब हम लोग चलिए देखते हैं प्रमेय नंबर 3। प्रमेय नंबर 3 है कि व्रत के केंद्र से, व्रत है, ठीक है, व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया, जीवा मान लीजिए पी क्यू है, डाला गया लंब जीवा को समेत विभाजित करता है, यानी कि जीवा को दो समान भागों में बांटता है, यानी उसमें लंब डालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है, मान लीजिए एक व्रत है जिसका केंद्र ओ है, त्रिज्या आर है, जीवा मान लीजिए इसका पी क्यू है, लंब डाल दिया बिंदु ओ से जो कि एल पर मिलता है। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि समान समद्विभाजक करता है, यानी कि समान भागों में बांटता है त्रिज्या को, अगर केंद्र से उस पर लंब डालें तो। अंत मतलब अंतःवृत्त, अंत त्रिभुज है ये, ठीक है, और ये एक तरीके से महाव्रत है इसका, त्रिभुज का। तो एल पी बराबर एल क्यू सिद्ध करना है। तो रेखाखंड खींच लिया हम लोगों ने, ओ पी और ओ क्यू, ठीक है। उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे कि एंगल ओ एल पी, यानी कि ओ एल पी और ओ एल क्यू ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं और त्रिज्या भी बराबर है दोनों की, और इनमें एंगल, दो त्रिभुजों में दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। त्रिज्या बराबर है और एंगल बराबर है, ये दो चीज़ें बराबर हैं। और ओ एल बराबर ओ एल है, यानी कि ये एल बिंदु बन रहा है, और दोनों त्रिभुजों में ये एल ओ एल यानी कि लंब कॉमन आ रहा है, और ओ एल बराबर ओ एल ये भी पता है, ठीक है। जब दोनों त्रिभुज में तीन चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, ठीक है बच्चों। तो ये थी प्रमेय नंबर 3, ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। प्रमेय नंबर 4, ये सिर्फ प्रमेय नंबर 3 का उल्टा है। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है, यानी कि वृत्त के केंद्र और जीवा का जो मध्य बिंदु होता है, इसको मिलाने वाला जो लाइन होती है वो सिद्ध करने की जीवा पर लंब होती है। वही सारी कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, वृत्त दे रखा है जिसकी जीवा पी क्यू है, मध्य बिंदु मान लिया एम है, सिद्ध करना है कि ओ एम जीवा पी क्यू पर लंब है। रेखाखंड मान लीजिए खींच लिए ओ पी और ओ क्यू। इसकी उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे, दो त्रिभुज बन रहे हैं उसी कंडीशन में सेम, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु है तो पी एम बराबर एम क्यू, एक तो ये कंडीशन हम लोग को पता है। दूसरी कंडीशन क्या पता है यहाँ पे कि जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है वो बराबर होती है, तो ये भी कंडीशन पता है, ठीक है। और दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है, ओ एम, तो ओ एम दोनों में ही कॉमन आ रही है, क्योंकि ये वाला त्रिभुज बन रहा है एक और ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ये समकोण त्रिभुज हो, हम लोग गारंटी के साथ नहीं कह सकते ना कि समकोण त्रिभुज ही है अभी फिलहाल, क्योंकि पहले सर्वांग सिद्ध कर लें उसके बाद ही कह सकते हैं। तो ओ एम बराबर ओ एम है, ठीक है। तो यहाँ पे भुजा 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 सर्वांग समता का नियम लग रहा है, तो दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि जो एंगल होगा ओ एम पी और ओ एम क्यू ये बराबर होंगे, ठीक है। ये जब बराबर होंगे और ये सीधी लाइन बनती है, एक जीवा सीधी लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा ना, इनको जब जोड़ेंगे दोनों एंगलों को, मतलब इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल ओ एम पी और इसके एंगल ओ एम क्यू, यानी कि दोनों का जोड़ जब 180 आ रहा है तो दोनों ही आधे आधे होंगे, यानी कि 90 डिग्री। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो ओ एम है वो जीवा पी क्यू पर लंब है, ठीक है बच्चों। तो ये थी प्रमेय नंबर 4, ये भी हम लोग ने समझ ली। अब ये थी प्रमेय, 4 प्रमेय थी जो भी कंडीशन के बेस पे थी, मतलब अगर ऐसा हो तो हम लोग को क्या याद रखना है, मतलब क्या चीज़ होती है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें क्या चीज़ होती है, और उसको हम लोग को याद भी रखना है, और उसे याद रखते हुए हम लोग को प्रमेय भी सॉल्व करनी आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रमेय सॉल्व करनी आ गई और जो मैंने 19 पॉइंट बताए थे व्रत को लेके,
अगर वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए तो वृत्त का कोई भी क्वेश्चन आप लोग को परेशान नहीं करेगा, मतलब सारे क्वेश्चन आप लोग के अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ 3-4 क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। उसके बाद ये आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त है मान लीजिए, उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, और ए बी की माप ज्ञात कीजिए। ए बी मान लीजिए, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि ए बी क्या है। ए बी की माप ज्ञात कीजिए, जबकि जीवा की केंद्र ओ से दूरी 4 है, यानी मैंने जीवा की केंद्र ओ से दूरी 4 है, मान लीजिए 4 है, तो उस कंडीशन में जो ए बी है वो एक तरीके से जीवा ही है। क्वेश्चन में दे रखा है पहले से, जीवा की केंद्र ओ से दूरी ए 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी क्या हो सकती है, सिर्फ जीवा हो सकती है, क्योंकि इसी पे बिंदु हो गया जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या मान लिया, ए बी से केंद्र की दूरी यहाँ पे दे रखी है 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कुछ, तो हम लोग उसको समकोण त्रिभुज मान के ही चलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जीवाश की दूरी उसकी 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम लोग उसको एक तरीके से लंब मान के ही चलेंगे। तो एक तरीके से समकोण त्रिभुज हो गया, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जो ए सी आएगा वो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी था कि ऊपर से लंब डालते हैं तो इसको समान 2 भागों में बांटता है। ठीक है, तो ए सी अगर 3 है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी इसकी, 2 गुनी, क्योंकि दोनों ही बराबर होती हैं, यानी कि समद्विभाजक होता है लंब। ठीक है, किसी जीवा पर डालते हैं, उससे लंब डालते हैं तो इतनी 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चित्र दे रखा है। ठीक है, इसमें ओ वृत्त का केंद्र है, ओ ए, यहाँ पे ओ ए 10 सेंटीमीटर और जीवा ए बी है, पर लंब ओ सी है, तो जीवा की लंबाई की माप क्या होगी। सिंपल सा वही है क्वेश्चन, सिर्फ चित्र को सीधा, मतलब ये त्रिभुज बन रहा था इसको घुमा दिया, यानी कि जीवा को घुमा दिया। पहले यहाँ पे सीधा बन रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, अब यहाँ पे इसको सीधा नहीं दिखा के इसको घुमा दिया है। बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करके समझ लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले स्टार मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हो। मान लीजिए कोई 2 वृत्त हैं, ठीक है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। ठीक है, प्रतिच्छेद मतलब 2 बिंदुओं पर काटते हैं, तो एक तो ये काट रहा है और एक ये काट रहा है। इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। तो सिद्ध करना है कि उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा, कि मतलब उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा, मतलब दोनों की जो जीवा बनेगी, ये जीवा जो है और उनके जो केंद्र हैं, ठीक है, उनके केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, मतलब होकर जाने वाली रेखा, मतलब केंद्र से होकर जाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा, मतलब कॉमन जो जीवा होगी दोनों की, तो वो यही तो होगी, दोनों की कॉमन जीवा है। इन दोनों जो काटेगी बिंदु, उसी को जो दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो वो दोनों की कॉमन जीवा कहलाएगी। उसका लंब समद्विभाजक है, मतलब इन दोनों सर मतलब 2 वृत्त हैं, उनकी केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा, और दोनों की मतलब दोनों वृत्तों की जो कॉमन जीवा है, और तो ये जो है इस पे लंब डाल के इसको 2 बराबर भागों में काटती है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए उपपत्ति में क्या किया हम लोगों ने, मान लीजिए ये 2 वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त ये है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या मान लीजिए R है। दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र O डैश है और त्रिज्या इसकी S है, जो एक दूसरे को और A और B पे काटते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है वो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, हमें क्या सिद्ध करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, OA है और OB। OA और OB क्या है, R के बराबर है, यानी कि त्रिज्या है, एक इस वाले वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और दूसरे वृत्त के लिए मतलब
जिसका केंद्र ओ डैश है और त्रिज्या एस है, उसके लिए क्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी क्या है एस, यानी कि इस वृत्त के लिए ये वाली त्रिज्याएं बराबर है और इस वाले दूसरे के लिए इसकी त्रिज्या एस है। और दोनों में कॉमन क्या है, ओ ओ डैश बराबर ओ डैश। देखिए तो यहाँ पे ओ डैश बराबर ओ डैश क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग इन दो त्रिभुजों की कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। कौन से, ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज है और एक नीचे वाला त्रिभुज है, ठीक है। इन दो त्रिभुजों की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो ओ डैश है इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ठीक है। तो ओ डैश इसलिए लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो तीनों जो हैं वो क्या हैं, तीनों भुजाएं तो हैं, ठीक है। इन जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाले, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है और नीचे वाला त्रिभुज बन रहा है, इन दोनों में कंपैरिजन किया हम लोगों ने। तो ऊपर वाले त्रिभुज में आर डैश और नीचे वाले त्रिभुज में भी आर डैश, ये दोनों में एक समान है। और इधर भी एस और इधर भी एस बराबर, ठीक है। और ये दोनों की कॉमन लाइन ये भी बराबर है दोनों में। तो भुजा 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 ये सर्वांग समता का नियम बन जाएगा यहाँ पे। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं कौन से, ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश, ये दोनों सर्वांग सम होंगे। जब सर्वांग सम होंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो एंगल होगा, यानी कि ए ओ डैश, यानी कि ए वाला एंगल और बी ओ डैश ये वाला एंगल, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनके हर एक चीज़ बराबर होगी ना, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल की बात करें, मतलब ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल और बीच में जो रेखा काट रही है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। मान लीजिए ए बी, मान लीजिए ए बी जो रेखा है, मतलब जो कॉमन जीवा है, वो ओ डैश को बिंदु एम पर काटती है, तब त्रिभुज ए ओ एम, मतलब ए ओ एम ये वाला त्रिभुज, इतना वाला ये वाला त्रिभुज, तथा बी ओ एम यानी कि बी ओ एम और ये नीचे वाला त्रिभुज ये वाला, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में अब हम लोग देखेंगे तो क्या है, देखो ओ ए बराबर ओ बी है, यानी कि ओ ए बराबर ओ बी है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैंने गलत नीचे वाला त्रिभुज ले लिया है यहाँ पे, ये वाला नहीं होगा, ये जो है इसका नहीं, मतलब बी ओ एम ये वाला, मतलब एक त्रिभुज ए ओ एम ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। अब इन दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं तो इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, एक तो ओ ए बराबर ओ बी है, ठीक है। और दोनों का एंगल ये हम लोग सिद्ध कर लिया, ये भी बराबर है। और दोनों में जो कॉमन क्या है, ओ एम बराबर ओ एम है। तो यहाँ पे भुजा कोण भुजा इस सर्वांग समता का नियम लग जाएगा, ठीक है। जब सर्वांग समता का नियम लग जाएगा तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुजों में क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो ए एम इस त्रिभुज की भुजा है वो एम बी की बराबर है। यानी कि एक चीज़ तो सिद्ध हो गई है, समद्विभाजक है, ठीक है। तो ये समद्विभाजक है और दो एंगल ये बराबर है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऊपर प्रमेय पढ़ी थी कि एक त्रिभुज में एक वृत्त के केंद्र से और समान जो जीवा पर डाला गया लंब इसको समद्विभाजक करती है, मतलब समद्विभाजक तो हो गया। हम लोगों को प्रमेय याद करनी कि अगर समान भागों में बांटती है तो क्या होता है, लंब होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, यानी कि एंगल ए एम ओ ले लो या फिर एंगल ए एम ओ, मतलब ये एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90 होगा, ठीक है। तो यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने पहले स्टार मार्क कर लिया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग बार बार समझने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि एक वृत्त की दो जीवाएँ हैं, ठीक है। मान लीजिए एक वृत्त है, किसी की दो दो जीवाएँ हैं इसकी, एक ए बी है और एक ए सी है, बराबर हैं, ठीक है जीवाएँ। तो सिद्ध करना है कि वृत्त का केंद्र, यानी कि वृत्त का केंद्र है जो कि ओ है, एंगल बी ए
सी के समद्विभाजक पर स्थित होता है, यानी कि जो एंगल है, ठीक है, मान लीजिए दो जीवाएँ हैं ए बी और ए सी, ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी मिला लिया और यहाँ से हम लोगों ने बी और सी को भी मिला लिया, ठीक है। और जो एंगल ए बी सी मतलब बी ए सी जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा है, इसको बीच में से ले जाएंगे तो ये केंद्र से होकर ज़्यादा, यानी कि केंद्र से होकर जाएगा, तो इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि समद्विभाजक कोण कर देगा इसको, ठीक है। और वो केंद्र से भी होकर जाएगा, तो यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, एक बी ए एम और एक सी ए एम, यानी कि बी ए एम ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज हम लोगों को क्या क्या पता है, एक तो ए बी बराबर ए सी है, ये पता है, ठीक है। और हम लोग को क्या पता है, यानी कि ये तो पता ही है, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि वृत्त का केंद्र जो है वो इसके समद्विभाजक पर स्थित होता है, यानी कि समद्विभाजक तो है ही। अब ये सिद्ध करना है कि जो समद्विभाजक है वो जो लाइन जाएगी वो उसके केंद्र से होकर जाएगी, एक तरीके से क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो ठीक है। तो एंगल भी समद्विभाजक है, ये भी पता है, तो एंगल बी ए एम और एंगल सी ए एम, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समद्विभाजक है, तो ये बराबर है, ये भी दे रखा है, ठीक है। और दोनों ही त्रिभुजों में ए एम जो है वो कॉमन है, तो ये दोनों में बराबर है, जब कॉमन है तो बराबर भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वांग समता का नियम लगेगा, भुजा कोण भुजा का नियम लग जाएगा, ठीक है। जब भुजा कोण भुजा का नियम लगेगा तो यहाँ पे एक तरीके से ये जीवा बन रही है और ये, ठीक है, और ये केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो ये समान भागों में बांटेगा, तो बी एम बराबर एक तरीके से एम सी बी होगा, यानी कि बी एम बराबर एक तरीके से एम सी बी होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रमेय हम लोगों ने ऊपर सिद्ध की थी उसी से, कि जो एंगल होगा ये मतलब दो बराबर भागों में भी बांट रहा है, ठीक है, और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, तो सभी के कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो जब ये लंब होगा, मतलब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए, मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए, तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, तो इस कंडीशन में जो एंगल होगा यानी कि ए यानी कि बी एम ए मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो जाता है तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब होता है उसको समान भागों में बांटता है, तो उस कंडीशन में बी एम बराबर एम सी हो जाएगा। यही मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो अतः ए एम जीवा पी सी का लंब समद्विभाजक है, जिसको हम लोगों ने प्रमेय 3 और 4 के अनुसार केंद्र ओ से होकर जाएगा, मतलब ये केंद्र ओ से भी होकर जाएगा, जो कि हम लोगों ने प्रमेय 3 और 4 में समझा था। मतलब वही सारी प्रमेय हैं, घूम फिर के आप लोगों को सब याद रखना है और कुछ नहीं। तो ये थी प्रमेय नंबर 4, अच्छी थी प्रमेय। अब चलते हैं प्रमेय नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक चित्र दे रखा है, ठीक है, मतलब चित्र दे रखा है जिसमें दो वृत्त हैं लेकिन दोनों का केंद्र एक ही है, ठीक है, और उनकी जीवाएँ अलग अलग हैं, बड़े वाली वृत्त की जीवा ए बी है, छोटे वाले की सी डी है, और जो ए सी मतलब इन दोनों जो वृत्त हैं उसकी जो जीवा है, इतनी जो जीवा की लंबाई दोनों वृत्तों के बीच में, मतलब सॉरी एक जो लाइन है इसकी लंबाई जो जीवा जा रही है उसी में इतना हिस्सा है जीवा का, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो बी डी हम लोग को निकालना है, यानी कि बी डी निकालना है। देखो हम लोग को क्या पता है, समान वृत्त की जीवाएँ हैं, ठीक है, ए बी और सी डी। तो हम लोगों ने क्या मान लिया कि मान लीजिए कोई बिंदु है, मान लीजिए वृत्त तो होगा ही, तो उसका केंद्र बिंदु तो होगा ही, तो उस जीवा में हम लोगों ने लंब डाल लिया। जब लंब डालेंगे तो प्रमेय के अनुसार सी डी बराबर सॉरी सी पी बराबर पी डी हो जाएगा, मान लीजिए जो लंब है वो जीवा पी पे मिलता है, तो सी पी बराबर पी डी हो जाएगा, ये प्रमेय के अनुसार है। और ए पी यानी कि लंब है,
मतलब छोटी वाली जीवा की दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे दो जीवा है ना अलग अलग व्रत के लिए, तो दोनों के लिए हम लोग लिखेंगे छोटे वाले व्रत के लिए जीवा के पूरी क्या है, सी डी है, और पी पे मिल रहा है ये बिंदु, ठीक है। तो समान भागों में विभाजित करेगा, तो सी पी बराबर पी डी हो जाएगा छोटे व्रत के लिए। और बड़े व्रत की जीवा के लिए जब इसको दो बराबर भागों में बांटेगा ए बी को, तो ये बन जाएगा ए पी बराबर पी बी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इस कंडीशन हम लोग कह सकते हैं जब दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे, जब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ए पी, सॉरी यहाँ पे सॉरी ए सी, यहाँ पे सॉरी जोड़ना नहीं है, यहाँ पे एक कंडीशन, तो हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं कि ए सी मतलब ए सी प्लस सी पी बराबर पी डी प्लस डी बी। इसको आप लोग समझना, ये जो मैंने ऊपर समझाया आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये ठीक है, और देखो सी पी बराबर पी डी है और ए पी बराबर पी बी है। तो उस कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी प्लस सी पी बराबर, मतलब ये वाली दोनों पूरी इस जीवा को बराबर भागों में बांटेगी ना, तो जब बराबर भागों में बांटेगी तो इसके अलग अलग हिस्से हैं। तो ए पी सॉरी इस कंडीशन में देखो ए पी बराबर पी बी तो होगा ही, और ए पी का हम लोग क्या लिख सकते हैं ए सी प्लस सी पी, और पी बी को लिख सकते हैं पी डी प्लस डी बी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो बराबर है उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पे पी डी जो लिखा था इसको हम लोगों ने सी पी से रिप्लेस कर लिया, तो यहाँ पे सी पी लिख लिया। और जो ए सी था, ए सी ये पहले से दे रखा था 2 सेंटीमीटर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी बी बराबर 2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है बच्चों, ये हम लोग को निकालना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है ये, चित्र दे रखा है और वृत्त का केंद्र दे रखा है ओ है, ठीक है, और ओ सी ए 90 डिग्री यानी कि ओ सी ए तो पहले से दे रखा है 90 डिग्री है, और ये जीवा है, ठीक है, और ये केंद्र से जाना, तो सिंपल सी हमको प्रमेय याद है कि ये समान भागों में बांटेगी इसको। तो ओ सी की माप निकालनी है, यानी कि ओ सी की माप निकालनी है, ठीक है। तो ये पूरी 6 है, तो ए सी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, जब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो सिंपली कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। मैंने आप इसको जल्दी से बोल के समझा दिया है, कुछ नहीं है इसमें, आप लोग इसको एक बार ध्यान से समझोगे, मैंने जो ऊपर सब कुछ समझा रखा है वही इस क्वेश्चन में, और कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों। अब इसका बी पार्ट, बी पार्ट क्या है कि किसी वृत्त की जीवा की माप 16 सेंटीमीटर, जिस वृत्त की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है, जीवा इसकी 16 है और जीवा की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। व्यास सिंपली ज्ञात करने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, जीवा सॉरी उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, तो व्यास क्या हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना। जो चीज़ दे रखी है वो लोग हम लिख लेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में जो जीवा है, जिस कंडीशन में नहीं दे रखा होता है तो उसको हम लोग सीधा लंब मान लेते हैं, तो ये बराबर भागों में गांठ लेगा, तो ये 8 हो जाएगी। इस कंडीशन में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे समकोण त्रिभुज में, तो त्रिज्या मालूम हो जाएगी और व्यास क्या हो जाएगा उसका 2 गुना, तो कितना निकल के आएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इसका ये था इसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, इसमें हम लोगों ने ब्रश से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हम लोगों ने समझे कि ब्रथ क्या होता है और उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सारी थ्योरी जो थी हम लोगों ने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर ली ब्रथ से संबंधित, और उसकी जो प्रमेय थी कुछ अच्छी अच्छी मुख्य मुख्य वो भी हम लोगों ने समझ ली, जो कि आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने अप्लाई करते हुए भी देखा है, ठीक है। तो आई होप बच्चों की आज की क्लास आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। तो फिर चलिए मिलते हैं व्रत की अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।